Hello dear students. So now we will discuss about in detail the very first model which is linear sequential model. इसको हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल भी बोलते हैं. क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल देने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है. जिस तरह से पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है वैसे ही ये पर्टिकुलर मॉडल सिग्निफाई करता है कि जितने भी फेजेस इसके हैं ये ऊपर से नीचे तक आते जाएंगे और ये कभी भी आपने देखा होगा जो पानी बह जाता है वो वापस से ऊपर आता है क्या. सो देयर इज नो साइकिल इन दैट. ठीक है, ऊपर से नीचे तक आना है, दैट्स इट, सिंगल शॉट. अब इसमें कुछ गलती हो गई होंगी तो रीटेक का चांस नहीं होता. सो आप समझ रहे होंगे कि ये मॉडल एडवांटेजेस कब होगा और डिसएडवांटेजेस कब होगा. ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्टली द डिस्कशन लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल क्या है. सो classical waterfall model is intuitively the most obvious way of to develop software. So किसी पर्सन ने सबसे पहले अगर सॉफ्टवेयर प्रोसेस बनाने के बारे में सोचा होगा सो ये उसका पहला अटेम्प्ट रहा होगा कि भाई सॉफ्टवेयर प्रोसेस में फेजेस होना चाहिए. पहला फेज, दूसरा फेज, तीसरा फेज और nth फेज. nth फेज 1 2 3 and nth. So the sequence will go like this and we reach to the 10th phase. So अब यहां पर हर पर्टिकुलर फेज में क्या क्या कार्य होंगे और इस मॉडल को हम थ्योरेटिकल मॉडल क्यों बोलते हैं ये भी अपन समझ लेते हैं. So the classical waterfall model is elegant and intuitively obvious. It is not a practical model in the sense that it cannot be used in actual software development project. So आज की डेट में आप देखें डायनेमिसिटी का जमाना है. कस्टमर भी आज की डेट में आपको एक सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट अगर दे रहा है तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर T1 टाइम पर वो उन रिक्वायरमेंट्स में कुछ एडिशन, कुछ माइनस करवा दे. सो इस पर्टिकुलर टाइम से T0 टाइम से T1 टाइम में जो ट्रांजिशन हुआ आप ये देखिएगा, इस पर्टिकुलर ट्रांजिशन में उसने कुछ नई चीजें एक्सप्लोर कर ली और उसमें रिक्वायरमेंट्स को बदलने की कोशिश कर रहा है. सो ऐसी स्थिति में जहां पे चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं वहां पर इस टाइप के मॉडल फिजिबल नहीं होते. ठीक है, सो इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल मॉडल. सो पहली चीज तो ये नॉट अ प्रैक्टिकल मॉडल. प्रैक्टिकल लेवल पर अगर देखें तो इसकी एप्लीकेबिलिटी नल एंड वॉइड है. तो पहली चीज ये क्लियर हो गई है क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के लिए. So this model can be considered to be a theoretical way of developing software. So एक और चीज है theoretical way of developing software. So theoretical way होने के कारण applicable नहीं होगा आज की डेट में. But all other life cycle model are essentially derived from the classical waterfall model. So हम ये बोल सकते हैं कि इस मॉडल ने एक पाथवे दे दिया कि चीजें होनी कैसे हैं और इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी को समझते हुए इसके बाद के जो फर्दर रिसर्चर्स थे उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया. बोलते हैं बात तो सही है यार, एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए कुछ स्टेप्स होने चाहिए और उनका सीक्वेंस भी आइडेंटिफाई होना चाहिए. चलिए इसको हम एज इट इज ग्रैब कर लेते हैं. सो इन पर्टिकुलर न्यू रिसर्चर्स ने उस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो कि वाटरफॉल मॉडल में बताई गई थी कॉपी कर लिया, बट नॉट एज इट इज. दे हैव डन देयर इंक्लूजन्स ऑल्सो. उन्होंने अपने भी कुछ इनपुट्स इसमें रखे और उन इनपुट्स को रखने के पीछे का कारण क्या था आप हमेशा याद रखिएगा. किसी भी सिस्टम को बनने के पीछे रिक्वायरमेंट आर दी प्राइम फैक्टर. सो रिक्वायरमेंट्स क्या है ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है. रिक्वायरमेंट्स क्या है उससे हम ड्राइव होते हैं. एक कहावत भी है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है. सो आवश्यकता क्या है उसके बेसिस पे हम इवॉल्व करते हैं चीजों को. ठीक है, so in order to be able to appreciate other life cycle model it is necessary to learn the classical waterfall model. जब आप बाकी सारे मॉडल्स को पढ़ेंगे तो आप ये बता पाएंगे या आपको ये इंटरसेप्ट होगा कि यही मॉडल था जिसने उन मॉडल्स को इवॉल्व करने के लिए बेस लाइन दी, एक बेस स्ट्रक्चर दिया. So classical waterfall model divides the life cycle into following phases. So phases कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं. Phases of waterfall model.
अगर मैं वाटरफॉल मॉडल लिख रहा हूं यहां पर तो आप ऑब्वियसली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी के नाम से भी जाना जाता है या क्लासिकल लाइफ साइकिल मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो फेजेस में सबसे पहला फेज है फीजिबिलिटी स्टडी। फीजिबिलिटी स्टडी। अब ये जो फीजिबिलिटी स्टडी है ये है क्या चीज, ये समझते हैं। इस पहले तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं तो उससे पहले उसका शाब्दिक अर्थ, उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। सो फीजिबिलिटी से निकल के आ रहा है वर्ड फीजिबल। इज इट फीजिबल टू गो, आप बोलते हैं ना जनरली कि क्या ये ठीक रहेगा ऐसा करना। सो ये क्या ये ठीक रहेगा ऐसा करना, इसको जज करने के लिए यस और नो कहने से पहले एक ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक एक्सरसाइज करते हैं। हम क्या देखते हैं, उसके पॉजिटिव्स देखते हैं कि कितने पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स देखते हैं, भाई कितने नेगेटिव्स हैं। और आप ऐसी कोई डील बिल्कुल नहीं करना चाहोगे जिसमें लॉस हो रहा हो, मानते हो कि नहीं। सो अब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम पर एक क्लाइंट आया, उसने कुछ रिक्वायरमेंट्स दी, कि भाई हमें ना एक सॉफ्टवेयर बनवाना है और उसमें ये फीचर्स रहेंगे, लेकिन आप जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो उसका नाम होगा स्ट्रट्स। स्ट्रट्स एक टेक्नोलॉजी है, जावा बेस्ड फ्रेमवर्क है, ठीक है। अब स्ट्रट्स फ्रेमवर्क को यूज करने के लिए या इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास एज अ कंपनी एम्प्लॉयज होने चाहिए कि नहीं। सो जिन एम्प्लॉयज को स्ट्रट्स आता होगा दे ओनली कैन डेवलप दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। वैसे ये चांसेस बहुत कम होते हैं कि क्लाइंट है ना प्लेटफॉर्म भी आइडेंटिफाई कर दे, बट इट मे बी अ केस टू जस्ट अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, द डिग्री ऑफ रिक्वायरमेंट, कि किस लेवल तक के रिक्वायरमेंट में वेरिएशंस आ सकते हैं, ये समझने के लिए एक एग्जांपल अपन ने लिया। तो मान लीजिए वो स्ट्रट्स में डेवलपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट चाहता है, तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होगा, आप एक मीटिंग करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या हमें ये प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं। तो वहां पे देखेंगे कि हमारे पास कैपेबिलिटी सेट क्या है, क्या हम इसको कर भी पाएंगे कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन कंपनी ये पूछती है कि क्या ये अटेनेबल है, क्या इसको अटेन किया जा सकता है प्रोजेक्ट को। सो अटेनेबल है कि नहीं ये बताने के लिए आपको फिजिबिलिटी स्टडी करनी पड़ेगी, और डिटेल में भी अपन देखेंगे, है ना। देन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सो जब आप फिजिबिलिटी स्टडी करके यस बोल देते हैं कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट हम करेंगे, इसके बाद जो जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर ने दी हुई हैं उन रिक्वायरमेंट को हम एक अब जूम इन करेंगे। जूम इन हमेशा मैं वर्ड यूज करता हूं इसलिए कि हम उसको अब एक्सप्लोर करने वाले हैं, कि जनरलाइज्ड वे में हमने ये समझ लिया कि हाँ इस रिक्वायरमेंट को हम कर सकते हैं, बट यूजर स्पेसिफिक या क्लाइंट स्पेसिफिक कुछ रिक्वायरमेंट का एंगल है, जो उसका पर्सपेक्टिव है, जो क्लाइंट ने जिस एंगल से सोचकर, जिस पर्टिकुलर डिग्री ऑफ एंगल से उसने सोचकर ये रिक्वायरमेंट दी है, उसी की लोकेशन पर पहुंचकर उसको उसी व्यू पॉइंट में देखना पड़ेगा। क्लाइंट की सोच के हिसाब से आपको खुद को मैप करना पड़ेगा। सो रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे कि एक्चुअली करवाना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस पार्ट जिसमें स्पेसिफिकेशन रहेगा, फिर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे एंड देन स्पेसिफाई करेंगे। द थर्ड फेज इज डिजाइन फेज। सो डिजाइन फेज में हमारा डिस्कशन पिछले कुछ लेक्चर्स में हो चुका है। हम यहाँ पे डायग्रामिंग करते हैं, जिस तरह से एक आर्किटेक्ट एक नक्शा बनाकर देता है, एक मैप बनाकर देता है घर का, कि भाई ये कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए, तो ये टेक्निकली फीजिबल कंस्ट्रक्शन होगा या क्वालिटी डिजाइन होगा। जब क्वालिटी डिजाइन होगा तो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन भी होगा। ऐसे ही क्वालिटी आर्किटेक्ट, जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होते हैं, अगर वो अच्छा आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं तो आपको प्रोविजंस भी उस लेवल की, उस क्वालिटी के मिल सकते हैं, ठीक है। सो डिजाइन इज अनदर पार्ट, देन वी आर हैविंग कोडिंग। कोडिंग में मुझे नहीं लगता ज्यादा समझने की जरूरत है। अब ये बस आप इतना समझिए, जो डिजाइन बन गया, जो डिजाइन डिसीजन यहाँ पर लिए जा चुके हैं डिजाइन फेज पर, वही डिजाइन डिसीजन आगे कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। द डेवलपर आर सो ब्लाइंड विद दैट कि उनको कुछ और देखना ही नहीं है, दे जस्ट फोकस टू द डिजाइन। अगर ये लाइन ऐसे खींची हुई है तो वो वैसे ही बनेगी। ऐसे ही अगर कोई पर्टिकुलर डिजाइन डिसीजन में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक डेटा जा रहा है और वो डिजाइन डिसीजन सिग्निफाई कर रहा है ये चीज, तो कोडिंग वाला जो पर्सन होगा, द डेवलपर्स will definitely ditto it, वो ditto करेंगे इसको as it is, copy and implement। so coding को अपन implementation भी बोलते हैं। and then the next phase is testing।
व्हाट्सोएवर इज डिजाइन, जो भी चीजें डिजाइन बनी उनको कोड किया, जो भी कोड हुआ उसको टेस्ट किया। अब टेस्टिंग की बात करें तो मैं जनरल एग्जांपल लूं इसका लेमन स्टाइल में, तो एक मार्केट से आप रेडियो लेके आए, तो एक पर्टिकुलर पर्सन रेडियो लेकर आया है, तो उसको क्या रिक्वायरमेंट है कि भाई वो एक पर्टिकुलर चैनल को ट्यून कर सके और एक वॉल्यूम अप डाउन बटन होगा, पावर ऑन ऑफ स्विच होगा, 3 चीजें होंगी उसके पास, ठीक है। ये एक जनरल सिनेरियो में आपको दे रहा हूं। तो जब उस प्रोडक्ट को बनाया गया होगा तो टेस्ट भी ऐसे ही किया गया होगा कि क्या वो पर्टिकुलर वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है कि नहीं, क्या वो पर्टिकुलर रेडियो किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून हो रहा है कि नहीं। सो टेस्टिंग में वो सारे पैरामीटर्स जज किए जाते हैं जो कि रिक्वायरमेंट का पार्ट होते हैं। रिक्वायरमेंट जो भी होंगी, टेस्टिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिक्वायरमेंट, फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट, ठीक है। सो यहां पर एक पर्टिकुलर साइकिल बननी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं होता क्योंकि अपन वाटरफॉल मॉडल पढ़ रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग टीम जो भी प्रॉब्लम निकाल के देगी वो अल्टीमेटली कोडिंग टीम को करेक्ट करना चाहिए कि नहीं। यहाँ कुछ नहीं होता ऐसा, यहाँ से सीधा कोडिंग से टेस्टिंग और टेस्टिंग से सीधा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मेंटेनेंस कभी भी कोई नई चीज नहीं बनाएगा। जो प्रॉब्लम, जो रिक्वायरमेंट फिक्स कर दी गई है, उसी रिक्वायरमेंट के डोमेन में अगर कोई मैनिपुलेशन आता है तो वही परिवर्तनीय है, उसी का परिवर्तन होगा, उसी में चेंजेस कर सकते हैं, आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई नई चीज बनानी है तो उसके लिए फिर से लाइफ साइकिल मॉडल को रिकॉन्फ़िगर करना होगा। So that's it for linear sequential model phases. It is just an introduction. Further, we will discuss about the phases in detail. Thank you.